गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में सर्कुलर मोशन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, आज हम सर्कुलर मोशन की कुछ एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो आपने ये लेक्चर बड़े ध्यान से सुनना है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमको। इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर, कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर ए पॉइंट ऑन इट्स इक्वेटर, कंसीडर इट्स स्पिन मोशन ओनली। हमको अर्थ की ना सिर्फ स्पिन मोशन को कंसीडर करके क्या कैलकुलेट करना है, ये फॉलोइंग क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। आपको रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है और ये सारी की सारी क्वांटिटीज आपको किस प्लेन पे या किस पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है। एक ऐसा पॉइंट जो अर्थ के इक्वेटोरियल प्लेन पे लाई करता हो, है ना। अब आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में स्पिन मोशन के बारे में बताया हुआ, थोड़ा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको पता ही है कि अर्थ सन के अराउंड एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रही है, उसके साथ साथ वो अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करती है। तो जो अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है उसकी उस मोशन को कौन सी मोशन कहा जाता है, स्पिन मोशन ऑफ द अर्थ। तो हमने सिर्फ उस मोशन को कंसीडर करके ये सारी की सारी क्वांटिटीज कैलकुलेट करनी है। पहला क्वेश्चन है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इज एक्सप्रेस्ड एज ओमेगा, और एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड कौन सा यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड जो एक रोटेशन कंप्लीट करता है उसका टाइम पीरियड कितना है, 24 आवर। वो वैल्यू हमको यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी, 2 पाई डिवाइडेड बाय 24 आवर। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास कैलकुलेट करके, पाई डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3600। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 7.3 इंटू 10⁻⁻⁵। एंगुलर वेलोसिटी के यूनिट क्या होंगे, रेडियन पर सेकंड। तो ये आपका आंसर आ गया एंगुलर वेलोसिटी का। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें क्या पूछ रखा है, लीनियर वेलोसिटी पूछ रखी है। अब देखिए जो हम इसमें पोलर प्लेन की बात, सॉरी इक्वेटोरियल प्लेन की बात कर रहे हैं, वहां पे देखो अब जैसे ये अर्थ ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना। अब देखो ये इसका इक्वेटोरियल प्लेन है बेसिकली अर्थ का। अब यहां पे अगर एक पॉइंट P है जो अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस दूर है, और ये यहां पे जो अगर आप एक एक्सिस ड्रॉ करते हो, इस पॉइंट की भी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा। आपको ना लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होगा, v इक्वल आर ओमेगा। v इज इक्वल टू r का क्या मतलब है, रेडियस ऑफ अर्थ। आपको कितनी गिवन है, 6400 किलोमीटर। ओमेगा हमने अभी कैलकुलेट किया 7.3 इंटू 10⁻⁻⁵। आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी यहां पे 0.5 किलोमीटर पर सेकंड। यानी कि अर्थ अपनी एक्सिस पे जो एक रोटेशन 24 आवर में कंप्लीट कर रहा है वो कितनी स्पीड के साथ कर रहा है, इस स्पीड के साथ अर्थ ट्रेवल कर रही है अपनी एक्सिस पे।
जो उसकी क्या कौन सी मोशन है, स्पिन मोशन है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रखा है, रेडियल एक्सेलरेशन पूछ रखी है। रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, रेडियल एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होगा, v स्केयर डिवाइडेड बाय r। अब यहां पे आप वेलोसिटी की वैल्यू और r का मतलब है रेडियस की वैल्यू, इससे भी फाइंड आउट कर सकते हो। और दूसरा, अगर आप वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी की टर्म्स में एक्सप्रेस करो तो वहां से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। v का फॉर्मूला बनता है r ओमेगा इट्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। सो रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 कैलकुलेट किलोमीटर। ओमेगा, ओमेगा हमने कैलकुलेट किया था 7.3 इंटू 10⁻⁻5 स्क्वायर। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 3.4 इंटू 10⁻⁻2। एक्सेलरेशन है तो ये यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन यहां तक। अच्छा, हम इसमें ना एक क्वेश्चन और भी डिस्कस करते हैं साथ में। वो क्वेश्चन क्या है कि यहां पे आपको ना ये दिया हुआ कि पॉइंट ना इक्वेटर पे गिवन है। अगर ये सेम पॉइंट ना अर्थ की पोलर एक्सिस पे हो, देखिए मान लीजिए जैसे देखो ये अर्थ है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, बेसिकली ये पोलर एक्सिस है। अगर ये पॉइंट है ना पोलर एक्सिस के नेबरहुड में, जैसे यहां पे अगर आपको गिवन है ये पॉइंट है ना, तो उस केस में आपको कैसे, अब आप देखिए पोलर प्लेन पे अगर कोई भी पॉइंट होगा तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर आप ना डिस्टेंस कंसीडर करोगे तो जो आर होगा वो नेग्लिजिबल होगा, यानी कि वो उसकी वैल्यू काफी स्मॉल होगी, है ना, क्योंकि पोलर एक्सिस है और आप पॉइंट भी पोल पे कंसीडर कर रहे हो, है ना, तो क्या होगा, नेग्लिजिबल वैल्यू हो जाएगी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, है ना, देखो एंगुलर वेलोसिटी की अगर आप बात करो, हमने इक्वेटोरियल प्लेन पे क्या वैल्यू फाइंड आउट की थी एंगुलर वेलोसिटी की, 7.3 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेंड, है ना। देखो ये रोटेटिंग बॉडी की ना कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है। अगर एक रोटेटिंग बॉडी है उसके किसी भी पॉइंट पे अगर आप एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करोगे तो वो सेम रहेगी वैल्यू, है ना। ये आपने याद रखना है, जो एंगुलर वेलोसिटी है वो एक ऐसी क्वांटिटी है जो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती, है ना, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में भी ऑब्जेक्ट या वो पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, ये एज ए होल एक बॉडी की प्रॉपर्टी है, तो एंगुलर वेलोसिटी तो रहेगी सेम। सेकंड, अगर आप बात करो लीनियर वेलोसिटी की, लीनियर वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था, आर ओमेगा। अब आर की वैल्यू नेग्लिजिबल स्मॉल है क्योंकि पोलर एक्सिस पे है, तो लीनियर वेलोसिटी 0 आ जाएगी। थर्ड, रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला था, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। v की वैल्यू पुट कर दीजिए आर ओमेगा, तो ये बन जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि आर की वैल्यू क्या है, काफी स्मॉल वैल्यू आर की। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, एक मोटर का शाफ्ट है जो रोटेट कर रहा है एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ, है ना, और वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी कितनी गिवन आपको, 300 रोटेशन पर मिनट गिवन है। एक मोटर के शाफ्ट की आपको एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, द रेडियंस इट हैज टर्न इन 1 सेकेंड इज गिवन बाय। रेडियंस में आप ना किस क्वांटिटी को मेजर करते हो, एंगल को या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, है ना। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि एक गिवन सेकंड में, अब जैसे मोटर के शाफ्ट की रोटेशन तो कंटिन्यूस है, तो एक पर्टिकुलर सेकंड में ना वो कितना एंगल ट्रेवल करेगा, और उस एंगल को आपने रेडियन में मेजर करना है। आपको नंबर ऑफ रोटेशन गिवन है यहाँ पे, ठीक है, पर मिनट आपको रोटेशन गिवन है, और आपको एक पर्टिकुलर सेकंड में क्या फाइंड आउट करना, रेडियन, यानी कि एंगल फाइंड आउट करना है, या आप इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो।
एंगल हमको फाइंड आउट करना है। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं। देखिए, जो आपको ना नंबर ऑफ रोटेशन गिवन है, नंबर ऑफ रोटेशन कितनी है, 3000 रोटेशन पर मिनट। अब रोटेशन पर मिनट को हम ना सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि इतनी रोटेशन है 1 मिनट के अंदर, है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इतनी रोटेशन है 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 60। तो ये आपके पास आ जाएगी रोटेशन पर सेकंड। तो नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकंड कितनी मिलेंगे आपको, ये मिलेंगे आपको 50 रोटेशन पर सेकंड, है ना। नंबर ऑफ रोटेशन तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब आपको एंगल फाइंड आउट करना है। देखिए, जब एक कंप्लीट रोटेशन होगा शाफ्ट का, तो वो कितना एंगुलर डिस्प्लेस होगा, 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री। अगर आप उस एंगल को रेडियन में एक्सप्रेस करते हो तो आपको मिलेगा 2 पाई, है ना। देखिए, इफ रोटेशन इज इक्वल टू 1, देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या फिर जो एंगल है वो कितना बनेगा, 360 डिग्री। आप इसको 2 पाई भी बोल सकते हो। अब नंबर ऑफ रोटेशन आपको कितनी गिवन है, 50। सो 50 रोटेशन के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी मिलेगी आपको, 50 इंटू 2 पाई। तो फाइनली जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा 100 पाई। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। और ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया, जो एंगल है, ये आएगा रेडियंस में, 100 पाई रेडियन। तो इस तरीके से आप ना, अगर आपको नंबर ऑफ रोटेशन गिवन है तो आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हो इस फॉर्मूले की हेल्प से। अब देखिए, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, आपको ना एंगुलर स्पीड फाइंड आउट करनी है जो घड़ी के अंदर सेकंड वाली सुई होती है उसके लिए, है ना। कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड ऑफ ए क्लॉक। अब देखिए, सबसे पहले हम एक क्लॉक ड्रॉ करते हैं यहां पे। क्लॉक में जो सबसे छोटा जो सुई होती है उसको बोलते हैं आवर, आवर हैंड, है ना। उसके बाद क्या होती है, मिनट्स हैंड। और जो थर्ड सुई होती है वो क्या होती है, सेकंड्स हैंड। तो इन्होंने बोला कि एंगुलर स्पीड फाइंड आउट करनी है सेकंड हैंड की, एक क्लॉक की। अब देखिए, जब सेकंड वाली सुई, इसका एक कंप्लीट रोटेशन ट्रेवल करने में कितना टाइम लेगी, 1 मिनट का, या आप बोल सकते हो 60 सेकंड का, है ना। मैं दोबारा बता रहा हूं, सेकंड वाली सुई मान लीजिए यहां से वो अगर स्टार्ट हुई है तो इसका एक कंप्लीट रोटेशन होने में कितना टाइम दोबारा यहां पे आएगी, आफ्टर कंप्लीट 1 मिनट, है ना। सो आप उसके अगर टाइम पीरियड की बात करो, टाइम पीरियड ऑफ सेकंड हैंड, सेकंड्स हैंड ऑफ ए क्लॉक, है ना, कितना टाइम लगेगा उसको एक रोटेशन में, उसको लगेंगे 1 मिनट। यानी कि आप इसको अगर सेकंड में एक्सप्रेस करो तो हम कह सकते हैं कि 60 सेकंड लगेंगे उसको, है ना। अब आपको क्या फाइंड आउट करना, उसकी एंगुलर स्पीड यानी कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओमेगा का क्या फॉर्मूला बनेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। अब यहां पे आपको टाइम की वैल्यू पुट करनी है जो आपको सेकंड में गिवन है, 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम की वैल्यू कितनी है, 60 सेकंड। तो जो एंगुलर स्पीड है वो आपके पास कितनी आ जाएगी, पाई डिवाइडेड बाय 30। और अगर आप इसके
यूनिट की बात करो तो यूनिट क्या आएगा इसका, रेडियन पर सेकंड, क्योंकि यहां पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने रेडियन की टर्म्स में सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, 2 पाई, है ना। क्योंकि अगर आप डिग्री में करते तो वो मिलता आपको 360 डिग्री, जो एक कंप्लीट रोटेशन होता है, एक कंप्लीट रोटेशन होता है 360 डिग्री का, और अगर आप उसको रेडियन में एक्सप्रेस करोगे तो आपको मिलेगा 2 पाई रेडियन, है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी की ये वैल्यू आ जाएगी पाई डिवाइडेड बाय 30 रेडियन पर सेकंड, क्योंकि एंगल की मेजरमेंट रेडियन में है और टाइम की मेजरमेंट सेकंड में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। एक पार्टिकल की मोशन के बारे में डिस्कस किया हुआ इस क्वेश्चन में। एक पार्टिकल है जो ना सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है, जिस सर्कल की रेडियस है 25 सेंटीमीटर, एट 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड। अब देखो जो यहां पे ये मेंशन है ना 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड, यानी कि एक सिंगल सेकंड में पार्टिकल ने सर्कल के ना कितने रोटेशन कवर किए, 2 रोटेशन कवर किए। ये क्वांटिटी आपको क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है ना। फ्रीक्वेंसी की क्या डेफिनेशन होती है कि पर सेकंड में एक रोटेटिंग बॉडी, ठीक है ना, कितनी रोटेशन कवर करती है, उसी को तो हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। नंबर ऑफ रोटेशन कवर्ड इन अ सेकंड, है ना। तो ये बेसिकली आपको ना फ्रीक्वेंसी गिवन है। पहले तो आप एक सर्कल बनाइए, इसकी रेडियस है 25 सेंटीमीटर, इस पे एक पार्टिकल मूव कर रहा है, ये एक पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, मान लीजिए इसकी मोशन कुछ ऐसे है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, है ना। तो इन्होंने बोला कि जो एक सेकंड में 1 सेकंड, एक सेकंड में कितनी रोटेशन कवर किया, 2 रोटेशन। तो बेसिकली आपको ये क्या गिवन है, ये आपको ना फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 रोटेशन पर सेकंड, है ना। क्योंकि फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो पर सेकंड में आप उसको एक्सप्रेस करते हैं। व्हाट इज द एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल। अब देखिए हमको ना पार्टिकल की एक्सेलेरेशन यहां पे फाइंड आउट करनी है, जिसमें आपको ना क्या गिवन है, उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है ना। अब रोटेटिंग बॉडी के साथ ना कौन सी एक्सेलेरेशन इन्वॉल्व होगी, समझ रहे हो, उसके साथ इन्वॉल्व होगी सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। क्योंकि एक बॉडी अगर रोटेट कर रही है एक ना सर्कुलर पाथ पे, उसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी। दो नेसेसरी कंडीशन होती है एक ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल करने के लिए। पहला क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, और दूसरा क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो देखिए बेसिकली हमको यहाँ पे ना सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करना है पार्टिकल का। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास, आर ओमेगा स्क्वायर, है ना। बेसिकली फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाय आर, वी को पुट करोगे आर ओमेगा तो ये आर ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल टू। अब ये जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इसको आप फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, और इसका करना पड़ेगा आपको स्क्वायर। तो देखिए आपको क्या वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर आर। न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है वो कितना मिलेगा आपको, 4 पाई स्क्वायर, न्यू की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4 इंटू में आर। तो आपके पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन आएगा वो कितना आ जाएगा, 8 पाई स्क्वायर आर। फर्दर आप यहाँ पे ना रेडियस की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की वैल्यू अगर आप यहाँ पे ना रेडियस की वैल्यू भी पुट कर दो तो कितनी मिलेगी आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, 8 पाई स्क्वायर इंटू रेडियस की वैल्यू आपको गिवन है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा 200 पाई स्क्वायर। अब क्योंकि ये हमने एक्सेलेरेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, ये ना सेंटीमीटर में है, तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना।
फ्रीक्वेंसी आपको पर सेकंड में गिवन है ना, इस वजह से। तो इस तरीके से आप ना सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या सिचुएशन आपको गिवन है, एक कार की मोशन के बारे में बताया हुआ है इसमें। एक कार ट्रेवल कर रही है, ये उसकी वेलोसिटी गिवन है एक सर्कुलर रोड पे जिसकी रेडियस है 1200 मीटर, है ना। एक सर्कुलर ट्रैक पे कार मूव कर रही है, सर्कुलर ट्रैक की आपको रेडियस गिवन है, उसकी स्पीड के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि पर सेकंड स्क्वायर में जो उसकी स्पीड है वो कितने अमाउंट से इंक्रीज कर रही है, 4 मीटर से। अब इन्होंने बोला एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो कार का। देखो जो कार की आपको मोशन गिवन है ना, वो एक ना सर्कुलर पाथ पे गिवन है। अब सर्कुलर पाथ पे यानी कि सर्कुलर मोशन के बारे में जो हमने डिस्कस किया था, नेट एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करती है। नेट एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करती है, एक तो उसमें होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। दूसरा होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बेसिकली उसकी स्पीड को कंट्रोल करता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की अगर आप डायरेक्शन की बात करो, वो डायरेक्शन होती है अलोंग द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, है ना। तो देखिए आपको जो यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है, देखो बेसिकली जो आपको मोशन गिवन है ना यहाँ पे कार का, वो एक सर्कुलर पाथ में गिवन है मोशन। मान लीजिए यहाँ पे कार है, ये उसका सर्कुलर पाथ में मोशन है। अब ये आपको जो वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकंड, है ना। सर्कुलर ट्रैक की जो आपको रेडियस गिवन है वो कितनी है, 1200 मीटर गिवन है। और जो उसकी वेलोसिटी या स्पीड के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यहाँ पे आपको एक्सेलेरेशन गिवन है। अब ये कौन सी एक्सेलेरेशन है, क्या ये सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है या ये टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है। अब आप यहां से ध्यान से देखिए, ये एक्सेलेरेशन ना ऑब्जेक्ट की स्पीड को कंट्रोल कर रही है। और हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जो एक्सेलेरेशन एक सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट की स्पीड को कंट्रोल करेगा, उस एक्सेलेरेशन को क्या नाम दिया जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। तो ये जो आपको एक्सेलेरेशन गिवन है, ये ना टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन गिवन है, AT इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करनी है, यानी कि आपको नेट एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करनी है। नेट एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको फॉर्मूला पता ही है, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का स्क्वायर और टोटल का अंडर रूट, है ना। ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब बेसिकली इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन की वैल्यू तो आपको गिवन है, हम यहाँ पे ना सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करते हैं ऑब्जेक्ट का, कार का, जो सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रही है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। v का मतलब है जिस स्पीड से वो कार सर्कुलर ट्रैक पे रिवॉल्व कर रही है, वो आपको 60 गिवन है, 60 का स्क्वायर बन जाएगा 3600 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ आपको गिवन है 1200। तो आपको यहां से सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की कितनी वैल्यू मिलेगी, ये मिल जाएगा आपको 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये वैल्यू हमने यहां पे पुट करनी है, हमको नेट एक्सेलेरेशन मिल जाएगा। नेट एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू अंडर रूट टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का स्क्वायर मींस 4 का स्क्वायर, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का स्क्वायर मींस 3 का स्क्वायर। तो जो आपको नेट एक्सेलेरेशन मिली वो क्या है, अंडर रूट 25। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो फाइनल एक्सेलेरेशन है वो हमको मिल जाएगी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको ना सैटेलाइट की मोशन के बारे में बताया हुआ है। एक सैटेलाइट है जिसका एक ना मास गिवन आपको
सैटेलाइट का मास कितना है m, सैटेलाइट की स्पीड है v, और रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, जिस पर्टिकुलर ऑर्बिट में वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है सैटेलाइट, उस ऑर्बिट की रेडियस आपको गिवन है r। कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अब देखिए, सैटेलाइट बेसिकली एक ऐसी बॉडी होती है जो एक ना प्लेनेट के अराउंड ना सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करती है। अगर आप इसको डायग्राम से एक्सप्रेस करो, जैसे देखिए ये प्लेनेट है अर्थ, अर्थ के अराउंड एक डेफिनेट ऑर्बिट है जहां ये m मास का सैटेलाइट v वेलोसिटी के साथ और r रेडियस, रेडियस बेसिकली इसकी ना अर्थ के सेंटर से कंसीडर करेंगे r, यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको रेडियस माना जाएगा सैटेलाइट की, उस सर्कुलर पाथ की जिसमें सैटेलाइट ट्रेवल कर रहा है। हमने बेसिकली बताना है कि इस पे फोर्स कितना एक्ट करेगा। देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करने के लिए जो नेसेसरी फोर्स है वो कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, उस फोर्स के लिए कौन सी एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा ना एक्ट करती है सेंटर की तरफ, अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर, है ना, अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर। फोर्स फाइंड आउट करना है। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है जो, तो सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, मास ऑफ द सैटेलाइट इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर एक ऑब्जेक्ट v स्पीड से r रेडियस के सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है तो उसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो जो आपके पास नेट फोर्स मिलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स वो आपको मिलेगा mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या मेंशन है, आपको ना दो पार्टिकल गिवन है इस क्वेश्चन में, और उन दो पार्टिकल का ना मोशन बताया हुआ है कि वो किस में ट्रेवल कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहे हैं जिसकी रेडियस r1 और r2 गिवन है, और उन दो पार्टिकल की जो स्पीड है वो दोनों पार्टिकल ना सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। अब इन्होंने बोला है उन पे लगने वाला जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी आपको रेशियो फाइंड आउट करनी है। समझ रहे होंगे क्वेश्चन आप, आपको दो पार्टिकल गिवन है। देखिए, अगर आप ना दो पार्टिकल की मोशन सर्कुलर पाथ में कंसीडर करते हो और दोनों के दोनों सर्कुलर पाथ की रेडियस डिफरेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, वो दो पार्टिकल एक ही सर्कल पे तो ट्रेवल नहीं करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि अगर वो एक ही सर्कल पे ट्रेवल करते तो यहां आपको दो रेडियस की वैल्यू गिवन ना होती, फिर तो सर्कल की एक ही रेडियस एग्जिस्ट करती। इसका मतलब वो जो दो पार्टिकल है वो ना कंसेंट्रिक सर्कल पे ट्रेवल कर रहे हैं। दो ऐसे सर्कल जिनका सेंटर एक ही पॉइंट हो उनको हम क्या कहेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल कहेंगे। पहला सर्कल ये जिसकी रेडियस है r1, है ना, इस रेडियस पे, इस सर्कल पे एक पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है जिसका मास m है। एक दूसरा सर्कल है जो इसके साथ कंसेंट्रिक है। कंसेंट्रिक का मतलब है इन दोनों सर्कल का जो सेंटर है वो सेम है, लेकिन जो देखो बड़े सेंटर सर्कल है उसकी रेडियस आपको गिवन है r2। अब उस पे भी जो पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है उसका मास भी m है, ऐसे ट्रेवल कर रहा है वो, है ना, और दोनों की जो लीनियर स्पीड है सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, ये भी v स्पीड से और इसकी भी स्पीड v है। कैलकुलेट रेशियो ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। जो मैंने अभी डायग्राम से एक्सप्रेस किया हुआ है, जो सिचुएशन है वो मैंने पूरी एक्सप्रेस कर दिया डायग्राम से, है ना। हमको ना सेंट्रीपिटल फोर्स की ना रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स अगर हम ना पहले पार्टिकल की बात करें जो r1 वाले सर्कल पे रिवॉल्व कर रहा है, मान लीजिए उस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट किया वो उसको हम F1 से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है।
तो कितना होगा, अभी हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी अभी डिस्कस किया था, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब इस सर्कुलर ट्रैक की, इस सर्कुलर पाथ की रेडियस आपको कितनी की बना, R1, तो ये बन जाएगा एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्टिकल की, जो इस लार्ज साइज सर्कल पे ट्रेवल कर रहा है, जिसकी रेडियस R2 है। मान लीजिए इस पे लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स आप उसको F2 से एक्सप्रेस करते हो। पार्टिकल का मास तो सेम है, एम वेलोसिटी भी सेम है, डिवाइडेड बाय आर। लेकिन सेकंड केस में जो आपको रेडियस गिवन है, क्योंकि ये वाला सर्कल तो लार्ज है, तो इसकी रेडियस आपको R2 गिवन है, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2। ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। इन्होंने बोला रेशो फाइंड आउट करनी है सेंट्रीपिटल फोर्स की, यानी कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, F1 रेशो F2। यही तो हमको फाइंड आउट करना है ना। F1 की अगर आप वैल्यू पुट करते हो यहां पे, तो ये आ जाएगा एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1। रेशो में इसकी रेशो लेनी है, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2। एम से एम कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों पार्टिकल का मास सेम है। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों पार्टिकल सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप यहां पे F1 डिवाइडेड बाय F2 लिखोगे, अब जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है ना, तो जो आपके पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी FR2 डिवाइडेड बाय R1। और अगर आप इसको रेशो में एक्सप्रेस करोगे, F1 रेशो F2 इज इक्वल टू R2 रेशो R1, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। यहां से आपने क्या सीखा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है बेसिकली वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ पे। इसी वजह से जो फोर्स और रेडियस के बीच है वो एक इनवर्स रिलेशनशिप है, इसलिए F1 रेशो F2 हमारे पास R2 रेशो R1 आया, क्योंकि उनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है ना, फोर्स और रेडियस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। इसमें आपको एक पार्टिकल की मोशन बताई हुई है। एक पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे, जिसकी स्पीड कांस्टेंट है, और उस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट किया F। वर्क डन कंप्लीटिंग ए फुल सर्कल इज, बेसिकली वर्क डन को हम कोरिलेट करते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के साथ। जैसे आपको पता ही है वर्क, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है। वर्क कैन बी एक्सप्रेस एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स विद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दो वेक्टर का जब आप डॉट प्रोडक्ट लोगे आपको एक स्केलर वैल्यू मिलेगी। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है ना। तो आपको बेसिकली ना वर्क फाइंड आउट करना है यहां पे, जो सेंट्रीपिटल फोर्स की एक्ट किया ऑब्जेक्ट की मोशन पे, उसकी वजह से है ना, एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ ट्रेवल करने के लिए। पहले तो जो आपको सिचुएशन गिवन ना हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। एक सर्कुलर पाथ गिवन आपको जिसकी रेडियस आ रहा है, इस पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है, जो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा है। स्पीड को अलोंग द टेंजेंट हम रिप्रेजेंट करेंगे जी। इस पे एक ना सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट किया, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट करता है। कैलकुलेट द वर्क डन इन कंप्लीटिंग ए फुल सर्कल, है ना। जब इसने एक ना कंप्लीट रोटेशन ट्रेवल किया सर्कुलर पाथ का, ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ने कितना वर्क किया ऑब्जेक्ट पे, मूविंग ऑब्जेक्ट पे बेसिकली। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हमको क्या देखो, बेसिकली मैंने आपको बताया कि जो वर्क है ना, वर्क को आप एक्सप्रेस कर सकते हो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स विद डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब फोर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अलोंग द सेंटर है, टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है,
और डिस्प्लेसमेंट, देखो किसी भी पॉइंट पे जैसे जो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है वो अलोंग द कर्व्ड पाथ डिस्प्लेस होगा, तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो उसकी वेलोसिटी वेक्टर के अलोंग होगा। तो क्या एट एनी इंस्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा और जो फोर्स वेक्टर होगा उनके बीच में हमेशा कितने डिग्री का एंगल होगा? 90 डिग्री का एंगल रहेगा हमेशा, 90 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट और फोर्स वेक्टर में, है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वही तो है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, या हम ये भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी की वही डायरेक्शन है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। तो बेसिकली दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, देखो डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ आपने, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, ये एंगल है 90 डिग्री, कोस 90। अब आपको पता ही है कोस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, हेंस वर्क डन इज इक्वल टू 0। तो इससे हमको ये सीखने को मिला कि अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे अगर ट्रेवल करेगा तो जो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, उसकी वजह से ऑब्जेक्ट की या पार्टिकल की मोशन पे जो वर्क डन होगा वो 0 वर्क डन होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स, वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन ए मूविंग पार्टिकल इज ऑलवेज इज इक्वल टू 0, because at any point the angle between force and the velocity vector is always and the displacement vector is always 90 डिग्री। अच्छा, यहां से हमको एक बात और सीखने को मिली कि अगर किसी फोर्स की वजह से ना किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क डन अगर 0 है तो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी स्पीड होगी वो कांस्टेंट रहेगी, है ना। जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम होता है एक, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताएगा आपको? वर्क डन इज ऑलवेज इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, एनी काइंड ऑफ एनर्जी, या तो ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो या ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो। मूविंग ऑब्जेक्ट में हम बेसिकली डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंजेस आते हैं वर्क डन की वजह से। यहां पे इस केस में ना सर्कुलर पाथ पे मूव करने वाले पार्टिकल पे वर्क डन कितना हुआ? 0 हुआ। इसका मतलब वर्क एनर्जी प्रिंसिपल या वर्क एनर्जी थ्योरम अगर हम अप्लाई करें, वर्क डन इज ऑलवेज इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। अब देखो अगर वर्क डन 0 है तो चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब है इस मूविंग पार्टिकल की जो मोशन के दौरान एनर्जी है, एनर्जी कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी। तो उस काइनेटिक के अंदर एनर्जी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, हर पॉइंट पे टोटल पाथ लेंथ के दौरान काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी ऑब्जेक्ट की। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आज का जो हमारा सेशन था, आज के सेशन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस किए जो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड थे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हो, और आपने इनसे रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन उन सब की प्रैक्टिस करनी है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी बढ़ेगी और उतना ही आपका क्वेश्चन पे कमांड बढ़ेगी। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।